सबको जो है एकता के सूत्र में बांध रखा है। पहले लोगों को लगता था कि भाई हिंदी सिर्फ एक आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन हिंदी के माध्यम से ही आप जैसे आजकल अपना जो है फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं हिंदी भाषा में ही। ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपना करियर इसमें हम बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही खास प्रोग्राम में। आज हम यहां एसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैंसवान खुर्द सोनीपत में हम यहाँ हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही मैं बच्चों का स्वागत करता हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं और वो आगे क्या होने वाला है उसकी जिज्ञासा उनके मन में है। मैं डॉक्टर श्री किशन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम की महत्ता क्या है इन सब के बारे में डॉक्टर साहब बताएं। लैंग्वेज को लेके जैसे हमारे बाकी साथियों ने जो बताया कि लैंग्वेज अगर आप लेते हैं तो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे थे तो इंग्लिश बेसिकली आपकी ग्लोबलाइजेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको हर जगह किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जर्मनी गए तो आपको जर्मन आती है, आप रशिया गए तो आपको रशियन आती है, आप फ्रांस गए तो आपको फ्रेंच वगैरह आती है। तो डिफरेंट जो जहाँ हम कम्युनिकेट करने की बात करते हैं वहाँ पे हमारे सामने इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आती है जो हमें सबसे पहले आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जैसे आपको बताया कि भाई अगर आप एंकरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप एज ए गुड एंकर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और वो लैंग्वेज में दोनों तीनों जो भी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजेस पे वो अप्लाई होती है कि आप सेम हिंदी के लिए भी वही हो सकता है, इंग्लिश के लिए भी हो सकता है, एक अच्छा कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप इस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास आप पोइट बन सकते हैं, आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। जिसमें आप लोग देखते हैं कि जो भी सीरियल वगैरह लिखे जाते हैं तो सीरियल्स हैं या मूवीज़ हैं तो इनको लिखने वाला कौन है? राइटर तो और ही है ना कोई। और वो दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, या और अदर लैंग्वेज है उनमें सब में होते हैं। आप लोग एक प्रोग्राम देखते होंगे बिग बॉस, है ना? खत्म हो गया, आ रहा है अभी? इट मीन्स देखते हो तो ख़त्म हो गया। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि पहले हिंदी में आता था, अब वो दूसरी लैंग्वेजेज में भी आने लग गया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हर लैंग्वेज की अपनी एक महत्व है और उसमें आपको कैरियर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। पॉलिटिकल की जैसे बात की तो पॉलिटिकल में हमारे पास अगर आप अपना एरिया चूज करें कि आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, एज ए पॉलिटिशियन अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किस ग्राउंड पे कितनी नॉलेज चाहिए। अगर आप एज ए टीचर जाना चाहते हैं तो टीचर का आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप एज ए प्राइमरी टीचर जाना चाहते हैं, आप एलिमेंट्री टीचर जाना चाहते हैं, या आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने कोर्सेज हैं। तो आप आफ्टर 12th जेबीटी करते हैं तो आप एज ए 8th स्टैंडर्ड तक के टीचर आप हो जाते हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो आप प्राइमरी में आ जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आप सेकेंडरी पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास एज ए टीजीटी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है। मास्टर्स हो जाते हैं तो आप एज ए पीजीटी एलिजिबल हो जाते हैं। तो पीजीटी टीचर जो आपकी 11th-12th क्लासेस को पढ़ाते हैं। इसके अलावा जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं कि मुझे अब प्रोफेसर की लाइन में जाना है, तो मास्टर्स के बाद में आपका नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अगर नेट में आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐड मिलता है जिससे आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, आगे पीएचडी कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ दिमाग में रहे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ले लेते हैं,
अदरवाइज अब कंपलसरी हो गया कि या तो आप पीएचडी में एनरोल हो या आपने पीएचडी कर ली हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट पाथ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगर निकले हैं घर से और मंजिल पे पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या कंपटीशन है और किस तरीके से आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। सेम आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं या आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट, आपकी लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। कोई भी कैरियर आप बनाना चाहते हैं, कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे आपके सामने आए हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आप उनकी जानकारी पूर्णतः लें ताकि आप लोग अपना गोल आसानी से अचीव कर सकें। और ऐसा नहीं है कि आप कोई साथी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आपके अपने मन में क्या है और आप क्या करना चाहते हो, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें। जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो वो प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, कितनी ड्यूरेशन है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उन सब चीज़ों की जानकारियाँ अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की आपको सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए वो मिल जाएगी। फिर भी अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन गैप या आप सर्चिंग नहीं कर पा रहे, तो जैसे सर ने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं प्रोग्राम के दौरान, उन नंबर्स पे आप कॉल करें तो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। सर ने बताया कि कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को लेके फोबिया रहता है उनके मन में। तो जो गैप की बात मैं आप लोगों से कर रहा था कि वो गैप क्या होता है। हम लोग जनरली देखते आए होंगे कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, हम उसका इंट्रो कभी नहीं पढ़ते। चाहे वो लिटरेचर पार्ट लगा लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स लगा लीजिए, हम उसका इंट्रो नहीं पढ़ते। उस इंट्रो से आपको क्या पता चलेगा? अगर किसी आप हिस्टोरिकल पैलेस पे जाते हैं तो आपको एक गाइड की नीड होती है। वो गाइड आप लोगों को सारी चीज़ें बताता है कि ये कब बना, कैसे बना, इसमें इसका ब्रिक्स का क्या साइज़ है, किस तरीके की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग वो आप लोगों के साथ शेयर करता है। और एक जर्नली आप एक राउंड लेके आ जाते हो, उस नॉलेज में और गाइड के द्वारा बताई गई नॉलेज में कोई फ़र्क होगा? वहाँ से आने के बाद अगर आपसे कोई राइटअप लिखने के लिए बोले कि आप एक राइटअप लिख दीजिए कि आप घूम के आए, आपने क्या देखा और आपने क्या सीखा, नो डाउट कि जो गाइड ने आप लोगों को बताया होगा और आपने देखा होगा और आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन रही होगी, उन सबको मिला के आप बेहतरीन से बेहतरीन लिख पाएंगे, बशर्ते कि आपने उसको ध्यान से सुना हो। और अगर आप घूम के आ गए उस सराउंडिंग में, तो आप खाली यही बता पाएंगे कि ऐसा था और इतना बड़ा था, हम इतने थक गए और हमने ये मज़े किए। चीज़ें अगर आप उसकी जर्नी के बारे में आप एक बार जान लेते हैं, डिटेल आप कंफर्म कर लेते हैं। आपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, उससे पहले उसका इंट्रो पढ़ा, इंट्रो के बाद आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को रटिए मत, समझिए कि स्टेप क्या बताए गए हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करो। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, अपने आप से अकेले बैठ के खुद से समझोगे कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे खुद समझ आ गया। ये नहीं है कि मेरा साथी उस पे पेपर पे करके दिखा रहा है कि ये स्टेप फॉलो करिए और आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। वो उसके माइंड से सॉल्व हुआ है, आपके माइंड से सॉल्व नहीं हुआ, आपने खाली देखा है उसे, आपने वो स्टेप फॉलो नहीं किए, है ना। तो वो स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, उन स्टेप्स को सीखिए। आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपकी रीडिंग से काम नहीं चलेगा। तो फोबिया या गैप आपके बीच में नहीं आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज लेते हैं। अब मैं कहूँगा कि सबसे पहला कौन स्टूडेंट है जो कि अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है? जी बताएं, हाथ उठाएं। मेरा नाम रिंकू है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि सर ने कहा कि हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज को जितना प्रेफर्स नहीं किया जाता जितना कि थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रेफर किया जाता है। तो किसी बंदे में को जैसे कुछ सीखना है, जैसे कि एथिकल हैकिंग, जावा, सी प्लस या फिर रोबोट जैसी चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है, तो वो अपना ये सीखना कहाँ से सीखे? स्कूल में इतनी गाइडलाइंस नहीं दी जाती इसके बारे में,
तो मैं सर से पूछना चाहूँगा ये कहाँ से सीखे। स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से मैक्सिमम स्कूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उस टाइप के प्रोग्राम्स जैसे अटल लैब वगैरह आप लोगों के स्कूल में पहले से ही आ चुकी होंगी, उसके हिसाब से जो आप जो लर्निंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो लर्निंग आप कर सकते हैं वो करेंगे। और ये प्रोग्राम जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर से रिलेटेड, तो जैसे आप लोग पीसीएम से अगर 12th पास आउट कर रहे हैं और साइड बाय साइड आप अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अगर गवर्नमेंट का स्वयं का पोर्टल अगर आप चेकआउट करेंगे तो उस पर छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए करें, ना कि आप अदर वर्क के लिए। तो वहाँ जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे छोटे कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। आपने कुछ लैंग्वेजेस का नाम लिया, अगर आप लैंग्वेज पर्टिकुलर करना चाहते हैं और उसके साथ आपको पता है कि ये लैंग्वेज करने से मेरा कैरियर साउंड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स वहाँ से कर सकते हैं। आप C++ करें, जावा करें, ओरेकल करें, पैंथर करें, जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हैं वो। उसके अलावा अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हैं तो कोडिंग के लिए भी आप उस पे छोटे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कहीं भी मत जाइए, आपके पास सिस्टम है, आपका फ़ोन, और उसके थ्रू आप इस तरीके के छोटे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। माई सेल्फ नैन्सी वर्मा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास पीसीएम भी है, मैं एक मेनली बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है। अगर बाय चांस मुझसे नीट एमबीबीएस में एडमिशन ना हुआ तो उसके अलावा मैं बेटर कोर्सेज के क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप एमबीबीएस में अगर आप नहीं स्कोर अच्छा कर पाए तो उसके अलावा भी आप बहुत सारे ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक आप बीडीएस, बीएमएस, जो कि बीएमएस आजकल ज़्यादा ही पॉपुलर है, बैचलर आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी। इसके अलावा आप बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बैचलर यूनानी मेडिसिन सर्जरी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीट देना ही पड़ेगा, जो कि आप एमबीबीएस बोल रहे हो, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप इधर तो डेफिनेटली आप अपना प्लेस ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन में ही जैसे आपको सोच रहे हो कि आप डॉक्टरी से ही मतलब डॉक्टर लाइन में ही जाना है, आप तो नर्सिंग इसके लिए बेस्ट चॉइसेस है। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करें आप। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते आप तो फिर जीएनएम, जो कि मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। पहले उसका नेम जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से अब चेंज हो गया है, अब उसको नर्सिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है और आप इससे अच्छा भी सैलरी पैकेज और प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से अपना बिल्ड कर सकते हो, और डॉक्टरी लाइन में ही आप परस्यू करना चाहते हो तो। अब अगला प्रश्न लेते हैं। माई सेल्फ पायल सैनी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम अपने 12th पास आउट करेंगे और हमें जैसे आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो जैसे 12th के बाद ये हमारे लिए एक नई जर्नी होती है, तो इससे ना कुछ बच्चों को जैसे बहुत डर सा रहता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके, तो इस डर को मतलब दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 12th पास आउट करने के बाद हमारे कैरियर के लिए हमारी भागदौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो हमारा लर्निंग प्रोसेस था वो ये था कि अभी हमें एजुकेशन कंप्लीट करनी है, तो हम लोग बेफिक्र होके एजुकेशन की तरफ लगे रहते थे। अब है कि हमारा कैरियर बनना है, और कैरियर भी आप उस फील्ड में बनाना चाहते हैं जिस फील्ड में आपका कंपटीशन बहुत हाई है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डर जो शब्द है इसको अपने मन से निकाल दीजिए। जिस प्रोग्राम को आप करना चाहते हो, जिस कैरियर गोल को आप अचीव करना चाहते हो, पहले उसके बारे में 1 साल आराम से देखिए कि क्या जर्नी है, और पैरेलली आप अपने आप को एनरोल ज़रूर कर दें किसी भी यूनिवर्सिटी में, ताकि आपका एजुकेशन ग्राफ डाउन ना जाए और आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते ही रहें। और उस दौरान आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करें, उसका सारा सिलेबस देखें कि वो कौन सी क्लास से बेसिकली आना सिलेबस कवर होता है, और उसके कंपटीशन कितना हाई है, किस तरीके से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कभी दूर से रस्सी को सांप समझोगे तो हमेशा डरते रहोगे,
लेकिन अगर आप पास जाओगे और देखोगे वास्तविकता क्या है, तो ज़रूर है कि आप उस डर से जीत जाओगे। तो उस जीतने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। तो जो आपका एक्चुअल में जो उस जर्नी की अपनी लेंथ है, हर्डल्स हैं, उन सबको एक बार देखना पड़ेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। कैरियर में हम सक्सेस तो हो जाएंगे। कुछ ना कुछ हम हर मोड पे सीखते हैं, अचीव करते हैं। जिस लेवल पे आप लोग अपनी स्टडी करते हो, उसमें आपको बहुत माइन्यूटली चीज़ों को चेकआउट करना पड़ेगा। नो डाउट कंपटीशन बहुत हाई है, और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें हर तरीके के प्रोग्राम्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। आपने लास्ट रिजल्ट को नहीं देखना कि वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आप गोल अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपने आज को देखना है कि प्रेजेंट में आप कहाँ खड़े हैं, प्रेजेंट में आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की। एक आपने 12th पास आउट किया और जाके सीधा एग्ज़ाम में बैठ गए, वो आप 1% आप ये मान के चलें कि फेलियर की तरफ जाएगा, तो वहाँ आपकी कोई कमी नहीं है। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, आपने खाली एग्ज़ाम को ऑप्ट किया, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के लिए आपने लगभग अपना वो टाइम स्पेंड नहीं किया, उस तरीके की स्टडी नहीं की, तब आपको ये फेस करना पड़ा। तो डरने की कोई बात नहीं है। हर लेवल पे लर्निंग प्रोसेस होता है हमारा। अपनी जर्नी को देखें और माइंड सेट करके चलें कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और अगर नहीं होता है किसी कंडीशन में, तो पैरेलल लाइन अपनी तैयार ज़रूर रखें, जिससे कि आप डिसहार्टन ना हो, और कोई भी ऐसा मैं कहूँगा फॉल्स कमिटमेंट अपने आप से या फॉल्स कमिटमेंट अपने पेरेंट्स से ना करें। जो आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, और मेरी वीकनेस के कारण शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, तो उसको लंबा नहीं खींचना। ऑनेस्टली अपने डिसीजन लें, और अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप अपने चेंजेस लाएं, डरें ना बिल्कुल भी। हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, और आप अच्छे से कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा नाम विनय है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जॉब ज़्यादा बेटर रहती है बिजनेस 12th पास आउट के बाद, कि हम ज़्यादा ज़रूरी है हम जॉब करें या किसी भी फील्ड में जाएं, या फिर अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप चालू करें? देखिए, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि आप जॉब में कंफर्ट हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ लोगों की मंशा होती है कि मैं एक बार जॉब ले लूं, उसके बाद मेरा एक लिमिटेड सा एक सिस्टम होगा कि 9 से 5 की जॉब की, और मुझे बहुत सारे एडिशनल एफर्ट्स नहीं करने होंगे, और मैं अपना जितनी भी सैलरी है उससे सेटिस्फाई हूं और मैं अपना काम कर सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। आप सेल्फ बिजनेस करते हैं, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, कल आप लाख रुपया कमाएंगे, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 5-10 लाख रुपए या करोड़ों में कमाएंगे। तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस एरिया को चूज करना चाहता है। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आप एक तरीके से सिक्योर होते हैं, और आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत जो जो बेनिफिट मिलते हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट भी आपका है और रिस्क भी आपका है, लॉस भी आपका है। चॉइस इज योर्स, कौन सा पार्ट आप अपना चूज करना चाहते हैं, तो वो आपको देखना होगा। अगला प्रश्न। मेरा नाम दक्ष है। मेरा सवाल यह है कि अगर आफ्टर 10th बच्चे को एडवाइस दी जाती है हर बार कि आप ये करें वो करें, हमें क्या करना चाहिए? जैसा क्वेश्चन आया है उसमें लग रहा है कि दिल से आवाज़ निकली है, और नो डाउट ये चीज़ें आती हैं, और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो पास्ट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उस स्टेज पे लेके आया है। उन सपनों को हमने हामी भरी है दिखाने की, जो पेरेंट्स आज देख रहे हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ को कहता हूँ कि जब आप अपनी एक्चुअल चीज़ें विद फैक्ट्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो नो डाउट पेरेंट्स आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। हम लोग अपने डिसीजन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पेरेंट्स ने कहा कि आपको साइंस पढ़नी है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड, आपका आईक्यू, आपका इंटरेस्ट और आपको एम्फेसाइज कर रहा है, आपका फोकस कर रहा है कि आप ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है
अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं कर रहा, पेरेंट्स आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आप उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ऐसी, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, मैं न्यूमेरिकली साउंड नहीं हूँ, टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, मैं लिटरेचर में साउंड हूँ, मुझे लिखना पढ़ना राइटिंग अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी कहूँगा कि कोई इस तरीके का आप काउंसलिंग सेशन ज़रूर रखें जिसमें आप लोगों का एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन बताया जाए और एक कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जिससे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ कि आप बेटर इस फील्ड में कर सकते हैं। पेरेंट्स सभी के यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है उन्होंने वो हायर कोर्सेज के बारे में ही 2 4 5 आप जब भी कभी डिस्कशन करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा ऑप्शन वो बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अभी इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके टेक वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप बीसीए वगैरह करके कंप्यूटर के फील्ड में जाते हो तो आपके छोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं, वो अचीव कर सकते हो। मेडिकल में आप जा सकते हो, मेडिकल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो टीचिंग है तो टीचिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको ये देखना है कि आपकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। मान लीजिए मैं अगर आपके स्कूल का एग्जाम्पल दूँ तो क्या स्कूल में एक ही जॉब है? क्या स्कूल में प्रिंसिपल ही हैं? क्या स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं? क्या आपके स्कूल में इलेक्ट्रीशियन नहीं है, गार्डनर नहीं है, क्लीनर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है? तो मल्टीपल एग्जाम्पल तो आपके सामने है कि आप कैरियर के कितने सारे आयाम अपने सामने लेके बैठे। ज़रूरत है तो खाली अवेयरनेस की है, अपनी आंखें खोलने की है, जानकारी लेने की है। और जो दर्द जो दुख इस बच्चे के मन में दिल में दिखाई दिया, उसकी सबसे बड़ी बात ये आती है कि पेरेंट्स के साथ बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन करें और अपनी चीज़ों की जो जो कमियां है, अगर आपका मैथ वीक है तो खुल के बताओ आप कि मेरा मैथ वीक है और मैं शायद इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई से पीछे छुटा जी, आप उसके बारे में फिर बताइए कि मैं बेटर इसमें कर सकता हूँ। आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो स्पोर्ट्स में अच्छा करिए, वहाँ फिर आप बताइए। अगर आप कोई अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एक अच्छा फेमस हेयर ड्रेसर बनना है, आपको ड्रेस डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, टेक्सटाइल बनना है, आप अपने फील्ड को क्लियर करें ताकि पेरेंट्स आपकी बात को सुने और उस एरिया के बारे में कहीं ना कहीं वो भी जानकारी लें या आपको ऐसे किसी प्रोफेशनल गाइड के पास लेके जाएं जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप समझ सके कि यस, मैंने जो ऑप्ट किया है वो ऑप्शन ठीक है और मैं इसमें अपना अच्छा कैरियर बना सकता हूँ। हाँ, अब कोई और है जो प्रश्न पूछना चाहता है? माय नेम इज हार्दिक। इन फ्यूचर माना जाता है कि डॉक्टरी लाइन ज़्यादा है, पर अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी लाइन को छोड़कर किसी और चीज़ में हो तो फिर आप क्या करेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि आप फिजिक्स वगैरह जो आपकी कमज़ोर है पर बायो आपकी अच्छी है, फिर भी अगर आप और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं जैसे कि टीचिंग लाइन में, इंग्लिश की टीचिंग लाइन, सोशल साइंस की टीचिंग लाइन, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने कहा कि मेडिकल में ऑप्शन बहुत सारे हैं और आपने अपना एरिया भी मेडिकल का साउंड बताया। तो पहली बात तो यही आती है कि आप अपने मेडिकल के जो ऑप्शन हैं उनको ऑप्ट करें। जिस फील्ड में आप पढ़ाई करते आए हैं उस फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो अगर एमबीबीएस नहीं बने तो उससे नीचे जितने भी कैडर हैं उन सबको आप गोल को अचीव कर पाओगे। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहता और मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, तो चेंजेस किसी भी टाइम में कर सकते हैं आप। लेकिन चेंज करने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आप अपनी जर्नी को एक बार देख लें। ये नहीं है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कोई भी चेंज कर लूँ तो मैं उसमें भी सक्सेस हो जाऊँगा। इन केस आप उसमें भी सक्सेस नहीं हुए तो फिर आप क्या सोचेंगे? तो ऑलरेडी जिस लाइन में है उस लाइन के मैक्सिमम ऑप्शंस को देखिए कि ये अचीव नहीं हुआ तो ये अचीव करूँगा, ये अचीव नहीं किया तो ये करूँगा। तो बेटर है कि आप
इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में रहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जो आपका इंटरेस्ट है उस एरिया की जर्नी को ज़रूर देख लें, ताकि आप एक बार चेंज करने के बाद में लाइफ में सक्सेस ही हो जाएं। हमारे देश में संस्कृत भाषा को इतनी प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जाती जो कि और दूसरी भाषाओं को दी जाती है? क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें जो भी साइंस की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन संस्कृत भाषा से आई हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर उसके बारे में गौर नहीं किया जाता और कहते कि वो पास्ट को याद रखना ज़रूरी है फ्यूचर में आगे जाने के लिए, और प्रेजेंट में जीना ज़रूरी है टेंशन को ख़त्म करने के लिए। फिर क्यों प्रेफरेंस नहीं दी जाती संस्कृत को इतनी? आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संस्कृत को अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे ऑलरेडी स्टेप अप किए जा चुके हैं कि जिससे कि आप अपनी संस्कृत, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि संस्कृत आप लोग 8th क्लास तक पढ़ते थे, इसके बाद आप संस्कृत नहीं पढ़ते थे। अब आप 12th क्लास तक संस्कृत पढ़ सकते हैं और ये एक कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हो गया है कि आप संस्कृत पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत को मान्यता नहीं है या संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बढ़ावा दिया जा रहा है, बखूबी दिया जा रहा है, और इस पे अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बात आती है कि आप अपने पास्ट की बात करते हैं, वे पास्ट को याद करना चाहिए और इन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारी जर्नी हमारी एक लैंग्वेज की जन्मदाता संस्कृत जहाँ से शुरुआत हुई हमारी वेदों के अनुसार, उसको आप ये कहते हो कि महत्व नहीं मिल रहा है, तो उसका महत्व और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। बीच में नो डाउट कि संस्कृत को लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर फोकस भी हो रहा है। आज अभी जो आपने देखा, अगर इसके बावजूद अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, उन पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको आपके प्रश्नों का पूरा जवाब देंगे। साथ ही अब मैं धीरे धीरे प्रोग्राम को क्रमशः हम विश्राम की ओर लेके जा रहे हैं। तो अब हम 2 नारे लगाएंगे। एक तो जो अभी जो सबसे पहले चेयरमैन साहब ने शुरू किया था वो हम करेंगे, लेकिन क्या इसके पहले हम भारत माता की जय बोल सकते हैं? भारत माता की जय। राधे राधे। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।